जी मैडम। This सब meeting is being recorded. सभी को नमस्कार। नमस्कार। भारत से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त प्राध्यापक बीएल आचा जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी एवं उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त अरब अमीरात से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई के निदेशक डॉक्टर राम शंकर जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, नंगरहार विश्वविद्यालय भाषा एवं साहित्य संकाय जलालाबाद अफगानिस्तान से हिंदी प्राध्यापक गुफरानुल्ला मारूफ जी, जागृति हिंदी पाठशाला दक्षिण अफ्रीका की संस्थापक एवं अध्यापिका चंपा वशिष्ठ मुनि जी, गुरु नानक पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी भारत से हिंदी अध्यापिका इंद्रजीत कौर जी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राएं अफगानिस्तान से मलिक मोहम्मद जी, दक्षिण अफ्रीका से तनुषा विजयन जी तथा भारत से शुभार्थी नंदी जी। फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा नंगरहार विश्वविद्यालय जलालाबाद अफगानिस्तान, जागृति हिंदी पाठशाला दक्षिण अफ्रीका, गुरु नानक पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी भारत, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई और इंटेलिजेंट माइंड्स ट्रस्ट भारत के सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 24। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं स्वागत भाषण से। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आप अपने स्वागत भाषण एवं ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद नीरज जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बीएल आचा जी, सम्माननीय विद्वज्जन, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नेदरलैंड्स, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र सीबीएसई दुबई और इंटेलिजेंट माइंड्स ट्रस्ट भारत के हमारे सभी सहयोगीगण, वक्ता के रूप में उपस्थित शिक्षकगण, प्रिय छात्रों, आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि के प्रत्येक कार्यक्रम को हम अत्यंत उल्लास के साथ आरंभ करते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों में लिखे गए और लिखे जा रहे साहित्य की जो सुंदरता हमें आकृष्ट करती है, उससे भी अधिक सौंदर्य का आभास हम तब करते हैं जब कम उम्र के बच्चे या युवा छात्र अपने मुख से हमें हिंदी की साहित्यिक रचनाओं के बारे में बताते हैं। पिछले महीनों में गयाना से 5वीं कक्षा की बच्ची कुमारी वानिया चंडेला, सुरिनाम से युवक नयन गिरज सिंह, त्रिनिडाद से युवती रिशा मोहम्मद, फिजी से एक किशोर हर्षल चंद और मॉरिशस से बीए का छात्र कृष्ण नारायण लाछा आदि ने अपने देश के एक हिंदी साहित्यकार की रचना हमारे सामने प्रस्तुत की थी। आज दक्षिण अफ्रीका से एक बच्ची तनुषा विजयन अपने देश की एक सक्रिय हिंदी लेखिका की रचना प्रस्तुत करेगी। उभर रही पीढ़ी स्थानीय हिंदी साहित्यकारों की कृतियों से जुड़ रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इतना ही नहीं, इस आभासी कार्यक्रम में विविध स्तरों पर हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे विद्यार्थी अपनी प्रिय साहित्यिक रचना पर अपने विचार प्रकट करते हैं।
तथा हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले शिक्षक अपना अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। परिणाम स्वरूप विश्व भर में हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख अंकित होता है। हर महीने के प्रथम सप्ताह में आयोजित हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम का यह 24वां संस्करण है, जिसमें आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष मध्य प्रदेश भारत के उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक श्री BL आछा जी का मैं आदर और सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ। हम सबको उस घड़ी की प्रतीक्षा है जब श्री BL आछा जी का वक्तव्य आरंभ होगा। तब तक हम सब धैर्य धारण करते हुए इस कार्यक्रम का अंग बनेंगे। अफगानिस्तान के नगरहार विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री गुफरान उल्लाह मारूफ जी और उनका छात्र मलिक मोहम्मद जी का हृदय की गहराई से मैं स्वागत करती हूँ। अपने हिंदी प्राध्यापकों के आशीर्वाद से और अपनी कड़ी मेहनत से मलिक मोहम्मद ने हिंदी साहित्य के अध्ययन की बहुत लंबी यात्रा तय की है। मुझे विश्वास है कि हिंदी साहित्य के प्रति इस युवक के प्रेम की वास्तविक कहानी सुनकर आप सब भाव विभोर हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से श्रीमती चंपा वशिष्ठ मुनि ने अपने स्वयं के प्रयासों से जागृति हिंदी पाठशाला की स्थापना की और अपने देश में उन्होंने हिंदी के पठन पाठन को विकसित करने का संकल्प लिया। आपने अपनी सुपुत्री को भी दक्षिण अफ्रीका में हिंदी के प्रचार कार्य के लिए तैयार किया है। आपकी हिंदी सेवा के प्रति हम नतमस्तक हैं और इस कार्यक्रम में आपका और आपकी छात्रा तनुषा विजयन जी का हम दिल से स्वागत करते हैं। भारत से श्रीमती इंद्रजीत कौर और उनके विद्यार्थी सुबार्थी नंदी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं नेदरलैंड्स की कर्मठ हिंदी सेविका डॉक्टर ऋतुनंद पांडे जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने श्रीमती इंद्रजीत कौर से हमें परिचित कराया। हमें यह पता चला है कि श्रीमती इंद्रजीत कौर सिलीगुड़ी भारत के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में समन्वयक की भूमिका निभाती है और हिंदी शिक्षण और मनोविज्ञान विषय पर नियमित रूप से कार्यशालाओं का संचालन करती है। हिंदी साहित्य को बाल मनोविज्ञान से जोड़कर किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में श्रीमती इंद्रजीत कौर जी हमें महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। उनका मैं पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम से जुड़े हिंदी साहित्य के सभी प्रेमियों का और हमारे ऑनलाइन मित्रों का हृदय तल से स्वागत किया जाता है। आप सबको नमन करते हुए मैं आप सबके ध्यान के लिए धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद। स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष वक्ता तथा प्रतिभागी छात्रों का स्वागत करने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। सभी वक्ता तथा प्रतिभागियों से अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करते हुए अपनी प्रस्तुति दें। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत मलिक मोहम्मद जी के वक्तव्य से करते हैं, जो अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने स्नातक की पढ़ाई नंगरहार विश्वविद्यालय भाषा एवं साहित्य संकाय हिंदी विभाग जलालाबाद अफगानिस्तान से पूर्ण किया है।
आप वर्तमान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से प्रोफेसर सर्वेश कुमार सिंह के निर्देशन में अपना शोध कार्य कर रहे हैं। आपकी अभिरुचि उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत तथा संस्मरण आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में है। खेलकूद में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल एवं बैडमिंटन पसंद है। खाली समय में आपको यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। आपका स्वागत है मलिक मोहम्मद जी। बहुत आभार आप सभी का कि मुझे इस आभासी मंच में समय दे दिया है। मेरा नाम मलिक मोहम्मद है और मेरी हिंदी की यात्रा अफगानिस्तान में नंगरहार विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से शुरू होती है, जिसका वर्ष 2014 से 2019 तक माना जाता है। और वर्तमान में मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी यात्रा हिंदी की कांकोर की परीक्षा से शुरू होती है। जैसे कि 12वीं की कक्षा समाप्त होती है और हम अफगानिस्तान के सभी छात्र और छात्राएं उनके माध्यम से अफगानिस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चयनित हो जाते हैं। जैसे कि मुझे नंगरहार विश्वविद्यालय हिंदी विभाग प्राप्त हुआ। मेरी हिंदी की पढ़ाई 2014 से आरंभ होती है और 2014 में लगभग मैंने 6 सेमेस्टर नंगरहार विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और उसके बाद मैं आगरा आया। जो आगरा का समय था 2018 और 19 का समय है, उसमें मैंने 1 साल की पढ़ाई की और 3 साल की पढ़ाई मैंने अपने नंगरहार विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से की। और हिंदी विभाग में 6 अध्यापक है और वो मूल निवासी अफगानिस्तान के हैं। मेरे प्रिय टीचर सभी हिंदी विभाग के हैं और मुझे जहां पर भी समस्या दिक्कत आई है तो सभी टीचरों ने मेरे साथ सहयोग किया है, हेल्प किया है। आज इसी टीचरों के सहयोग का कारण है कि मैं लखनऊ में बैठा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी 3 साल की यात्रा नंगरहार विश्वविद्यालय से समाप्त होते ही मैं आगरा आता हूँ और आगरा में मुझे साहित्य की प्रीति अभिरुचि शुरू होती है। जब मैं नंगरहार विश्वविद्यालय में था वहां मुझे भाषा की अभिरुचि थी और जब मैं आगरा आया 1 साल की पढ़ाई करने के लिए तो वहां मुझे साहित्य के लिए अभिरुचि प्राप्त हुई। और समापन के बाद मैं आगरा से जाना नहीं चाहता था, तो मैंने अपने गुरुजनों से बात किया कि मुझे एमए करना है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पढ़ाई को और भी आगे बढ़ाने के लिए आपको और काफी मेहनत करना पड़ेगा। आप साहित्य से अभिरुचि और साहित्य से शायद मलिक जी को कोई तकनीकी समस्या हो रही है। अगली प्रश्न। मलिक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम, मैं सुन पा रहा हूँ। आ, नहीं, मलिक नीरज जी। मोहम्मद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आ, वे दिख तो नहीं रहे हैं इसमें। शायद वो नेटवर्क की। डिस्कनेक्ट हो गया मैम उनका। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो नीरज जी, आप कृपया जो दूसरी छात्रा हैं दक्षिण अफ्रीका से, उन्हें आप आमंत्रित करें, फिर मलिक जी को हम बाद में सुनेंगे। जी मैम। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं
तनुषा विजयन जी, जो दक्षिण अफ्रीका से हमारे साथ जुड़ी हैं। सन 2019 से आपने जागृति हिंदी पाठशाला से हिंदी सीखना प्रारंभ किया। वर्तमान में आप टीपीए प्राइमरी स्कूल में ग्रेड 7 की छात्रा हैं। आपका स्वागत है तनुषा विजयन जी। नमस्ते। उषा शुक्ला जी की कविता प्रवासी हिंदी। हिंदी भाषा है गंभीर मधुर, माँ बच्चों के संबंध से तो अटूट, अतः असीम प्रगत प्राणमय, चमत्कार दिखाती मातृभाषा हिंदी। हम भारत माँ की है हिंदी संतान, हमारे मध्य स्निग्ध संपर्क का वरदान, देती है हिंदी संतोष स्नेह सम्मान का दान, हिंदी की गहराइयों में मुक्ति का ज्ञान। उत्तर भारत से आए प्रवासी दक्षिण अफ्रीका की गोद में पहुंचे, काला पानी पार कर आए, दा भविष्य अंधेरा पर हृदय में आस, की आशा प्रगति की प्रेरणा, देता हमें रामायण का भास। राम कथा दी वह भव भय हारिणी, नाव दी हिंदी केवट तुलसीदास। भारत माता से लाए स्नेह अपार, धर्म संस्कृति के बीज का भंडार, खेतों में ईख मन में राम नाम, साथ फालते कवि सहते घोर अपमान, सहारा एकमात्र राम भक्ति पवमान, हिंदी के माध्यम में राम का नाम, सीढ़ियों से चलकर पीढ़ियों के बाद, हमारे गौरव की पूर्ति है हिंदी का नाद। नमन करती हूँ उन कर्मयोगियों को, जिनके रक्त में हिंदी और जय सिया राम, जिनके पसीने के बल पर करते हम राज आज। राम राम सहित उन्हें खौदीशः। धन्यवाद। आप अनम्यूट हैं। तनुषा नीरज विजयन जी, जी, विजयान जी का समाप्त हो गया है, आप कृपया ध्यान दीजिए। दक्षिण अफ्रीका से तनुषा विजयन जी को हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक आभार। अगली प्रस्तुति स्वार्थी नंदी जी द्वारा होगी, जो भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के पूर्व छात्र हैं। आपकी मातृभाषा बांग्ला होने के बावजूद आपने सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में हिंदी को चुना। वर्तमान में आप भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आपका स्वागत है स्वार्थी नंदी जी। नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं सुवार्थी नंदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि मेरी मातृभाषा बांग्ला है, परंतु मैंने हिंदी भाषा को एक विषय के रूप में इसलिए चुना क्योंकि भारतवर्ष में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, और इस भाषा के प्रति मेरा एक रुझान तो रहा ही है। इसके अतिरिक्त अगर वर्तमान समय की दृष्टिकोण से देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रालय तथा विभागों में हिंदी भाषा तथा इसके उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। और क्योंकि मेरा बचपन से ही एक सरकारी अधिकारी बनने का सपना रहा था, इसी कारण से मैंने हिंदी भाषा को भी अच्छे से जानने का प्रयत्न किया। इस भाषा को जानने तथा पढ़ने के दौरान मुझे साहित्य पर चर्चा करना बहुत अच्छा लगता था। कविताएं भी मुझे अच्छी लगती थी, परंतु गद्य की तरफ अधिक रुझान था। यहाँ पर मैं अपनी शिक्षिका श्रीमती इंद्रजीत कौर के पढ़ाने के अंदाज के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जब भी वो पढ़ाती थी, वो हर उस शब्द को व्याख्या तथा स्पष्ट करती थी, जिसका अर्थ दूसरे शब्दों की तुलना में कठिन होता था, जिससे भाव भी स्पष्ट हो जाता था और जो मुझे इस भाषा को और गहराई से जानने के लिए आकृष्ट करता था।
साहित्य के उन पाठों में भी मेरी गहरी रुझान रहती थी, जिनमें तथ्यात्मकता होती थी। यहाँ पर मैं अपनी कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है आरो, उसका द्वितीय पाठ बाजार दर्शन के बारे में ये बताना चाहूंगा कि उसमें तथ्यात्मकता के साथ-साथ समाज के उस कटु सच को भी उभर के लाया गया था, जिससे मनुष्य आज पीड़ित है। इससे इसके लेखक जो थे जैनेंद्र कुमार जी, उनका हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे अधिक प्रतिष्ठित कथाकार के रूप में अवदान बहुत व्यापक तथा वैविध्यतापूर्ण रहा था। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज रिश्ते तथा हर क्षेत्र में बाजारवाद इतना ऊपर हो गया है कि मानविक जो मूल्य है वो नीचे आ गए हैं। आज बाजारवाद न केवल मूल्यों पर हावी हो गया है, साथ में मनुष्यों को अधिक भौतिक संसाधनों को पाने के लिए भी प्रभावित किया गया है। यहाँ भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है, जो कि 6 आने का चूरन तो बनाते थे, परंतु उसे बेचकर इतना कमाल जरूर लेते थे कि बाकी बचे जो चूरन रहते थे वो बच्चों में मुफ्त में बांट देते थे। आज के इस युग में जहाँ संचयन की प्रवृत्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है, जहाँ लोग अपने भूख को मिटा नहीं पा रहे हैं, वहाँ भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व का होना अत्यंत आवश्यक है। और साथ में बाजार को सार्थकता तो वे लोग दे सकते हैं जिन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। इसके विपरीत जो लोग अपने परचेजिंग पावर का दिखावा करते हैं, वे अपनी विनाशक शक्ति का दुरुपयोग करके ना बाजार को उसका सच्चा लाभ दे सकते हैं और ना बाजार से उसका सच्चा लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि एक की हानि में दूसरे का जो लाभ वाली जो भावना है बाजारवाद में, वो मानवता के लिए एक विडंबना होकर खड़ी हुई है आज। वर्तमान में मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। तो ये एक केंद्रीय विभाग होने के उपरांत यहाँ कार्यालयीय कार्यों में हिंदी भाषा को अधिक महत्वपूर्ण और सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो हिंदी भाषा को मैंने जितना भी सीखा और जाना, वो मेरी आधिकारिक कार्यों में अत्यंत सहायता प्रदान करती है। अतः मैं ये बताना चाहूंगा कि बाजार दर्शन जैसे लेख मैं अभी भी पढ़ता रहता हूँ और इसी ऐसे लेखों के लिए ही मेरी जो साहित्य के प्रति रुझान है वो अटूट है। धन्यवाद। बांग्ला भाषी होने के बावजूद इतने सुंदर ढंग से हिंदी में अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम वक्तव्य के लिए गुफरानुल्लाह मारूफ जी को आमंत्रित करते हैं, जो अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। आप वर्तमान में नंगरहार विश्वविद्यालय भाषा एवं साहित्य संकाय हिंदी विभाग के अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपके 3 अंतर्राष्ट्रीय निबंध और एक शोध हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप हिंदी के अनेक कार्यक्रमों में वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर चुके हैं। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है गुफरानुल्लाह मारूफ जी। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सबका, आपने मुझे इस आभासी मंच पर जोड़ा। मुझे बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर। पिछले 4 वर्षों से मैं हिंदी कार्यक्रमों में नहीं जुड़ा था और उसका कारण ये था कि हम अफगानिस्तान में थे और यहाँ पे सरकार बदल चुकी थी और भारत सरकार की ओर से भी अफगानिस्तान पर काफी प्रतिबंध थे। मुझे एक बार निमंत्रण भी मिला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वहाँ वक्ता के रूप में, लेकिन वहाँ वीजा न मिलने के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक दुर्भाग्य की बात थी, क्योंकि मैं हिंदी से शुरू से प्रेम करता था। 2006 से मैं हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ और एक छात्र के रूप में, फिर एक अध्यापक के रूप में और हिंद के साथ बल्कि भारत के साथ जुड़ा था। मैं 2007 से 2010 तक और 2017 से 19 तक मैं भारत में था। तो काफी मेरी जितनी भी यात्रा है वो हिंदी और हिंद के साथ एक तरह से मेल खाती है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर मुझे जोड़ने के लिए। और मुझे पता नहीं था एक ऐसा मंच है जहाँ पे आप बोल सकते हैं अपनी बात, और रख सकते हैं अपनी बात, और सुन सकते हैं उन लोगों को जिससे आपको प्रेम है। तो एक बार फिर शुक्रिया रामधारी जी को, जिन्होंने मुझे ढूंढा और मुझे यहाँ पे जोड़ा। साहित्य के प्रति जो अभिरुचि है वो तो भाषा से जुड़ी हुई है। भाषा के अलावा साहित्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप भाषा को नहीं जानते, उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप उसके साहित्य को कैसे जानेंगे, और उसके अब अगर नहीं जानेंगे तो रुचि कहाँ से आएगी। तो सर्वप्रथम तो आपको भाषा सीखनी है। और अफगानिस्तान जैसे देश में, जहाँ पर पिछले 40 वर्षों से लड़ाई जारी थी, अभी 4 वर्षों से एक रुकी हुई है लड़ाई, लेकिन फिर भी विश्व के इतने ज्यादा प्रतिबंध है इस देश पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको विश्व के लिए जो मुयस्सर नहीं है। मतलब वो चाहते कुछ और हैं विश्व, और हम कुछ और कर रहे हैं। तो भाषा के रूप में हिंदी को, हमारे अफगानिस्तान में जितने भी छात्र यहाँ आए हैं, तो हम जिनसे पूछते हैं आपने क्यों चुना हिंदी विभाग को और हिंदी को क्यों चुना, तो उनका एक ही जवाब होता है, क्योंकि हिंदी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है, और हम फिल्में देखते हैं लेकिन उनकी भाषा को नहीं समझते, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ हिंदी सीखेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छी तरह से समझेंगे हिंदी को। एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि हिंदी फिल्मों में इन्होंने हिंदुस्तान को देखा है, भारत को देखा है, और बहुत खूबसूरत रूप से फिल्मों ने जो है वो भारत को दिखाया है। तो इनका एक लगाव ये है कि किसी भी तरह हम एक बार भारत जाएं और वहां पे हम हिंदुस्तान को देखें। हो सके तो सलमान खान से, शाहरुख खान से, या इन लोगों से हमारी जो है मुलाकात हो जाए। तो ये इनकी एक तरह से इनका प्रेम है। हम 2 वर्ष के लिए जो है वो भाषा पे ज्यादा फोकस करते हैं, जोर देते हैं। हमारा करिकुलम जो है ऐसे ही बना है कि 2 वर्ष हम भाषा को पढ़ाते हैं, 2 वर्ष हम साहित्य को पढ़ाते हैं। तो भाषा पे जोर यही होती है कि किसी भी तरह ये लोग जो है भाषा को सीखें। और पहली वर्षों में जो है हम कोशिश ये करते हैं कि केंद्रीय संस्थान की तरफ से इनको कोई छात्रवृत्ति मिले, और ये केंद्रीय संस्थान जाए और वहां पे इनको माहौल भी वहां का मिलता है। और वहां पे अध्यापक है जो बहुत ही अनुभवी है इस क्षेत्र में। बहुत से कार्यक्रम है जो केंद्रीय संस्थान जो है उनके लिए काम करती है। और मतलब ये लड़के जो हैं 1 साल में या 9 महीनों में वहां रहते हैं, तो इनकी भाषा काफी सुधरी हुई होती है जब वापस आते हैं। उसके बाद जब ये तीसरी कक्षा में आते हैं, तो तीसरी कक्षा में हमारा जो सारा का सारा जोर ये होता है कि हम किसी तरह से इनको साहित्य सिखा सके। तो मैं जो पढ़ाता हूँ हिंदी में, मैं कथा साहित्य को पढ़ाता हूँ तीसरी कक्षा में। और कथा साहित्य में मुझे उपन्यास, कहानी और ये जो नाटक है, ये विषय मुझे मिले हैं। तो उपन्यासों में हम निर्मला को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा जो पहले जो सरकार थी हमारी, तो वो उनको स्त्रियों को एक तरह से सत्ता में लाने की और उनकी सशक्तिकरण के बारे में उनको काफी काम करना था, और स्त्रियों को एक तरह से सशक्त करना था हर निगाह से। तो वो निर्मला उपन्यास को उन्होंने चुना था। अभी भी वही है, अभी तक हमारा करिकुलम जो है वो अपडेट नहीं हो चुका है, तो अभी भी वही है। और प्रेमचंद जी की 5 कहानियां हैं उसमें। साथ में भारतेंदु जी की एक नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसे हम पढ़ाते हैं। तो उसको जब लड़के पढ़ते हैं और प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, बहुत ही सीधी सादी भाषा में, एक तरह से उर्दू नुमा जिसे हम कह सकते हैं, या अरबी फारसी के शब्दों से मिली जुली जो एक भाषा है, ये लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ बहुत जल्दी। तो उनको बहुत मजा आता है प्रेमचंद जी को पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें है ईदगाह, 5 परमेश्वर, परीक्षा,
ऐसी कहानियां हैं जिसको आप आसानी से पढ़ेंगे तो एक तरह से रुचि भी बढ़ेगी और साथ में जो है आप आसानी से आप समझ भी पाएंगे। निर्मला उपन्यास अपने आप में बहुत ही एक मधुर उपन्यास है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैंने एक बार मुझे हमारे टीचर जो थे कृष्ण गोपाल कपूर सर, वो पढ़ाते थे, तो हमें उन्होंने कहा कि एक बार आप पहले खुद से पढ़ो, अ, जब मैं आपको व्याख्या करूंगा इनके अलग अलग पृष्ठों का, तो आपको समझ में फिर जल्दी से समझ में आ जाएगा। मैंने पढ़ा 3 दिन में, वापस आया, सर को मैंने कहा कि मैंने पढ़ लिया सर। कहा कि इसकी कहानी बताओ, इसका विषय क्या था। तो मुझे कुछ याद नहीं था क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा था, अपनी आदत के अनुसार जल्दी पढ़ के कुछ समझा नहीं था बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा इसमें एक निर्मला नाम की एक स्त्री है, उसकी शादी हो जाती है, और ऐसे वैसे मैंने कुछ शब्द जोड़े। मैंने कहा कि ऐसी कहानी है। कहा कि नहीं बेटा, आपने पढ़ा नहीं है, आप पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो। तो आप यकीन नहीं करेंगे, ईद के दिन थे, अभी ईद गुजरी है, तो ऐसे ही ईद के दिन थे। और ईद के 3 दिन होते हैं हमारे यहाँ देश में। भारत में तो एक दिन मनाया जाता है, हमारे यहाँ 3 दिन मनाई जाती है ईद। तो मैंने पहले दिन से ही ईद के पहले दिन से ही मैंने नावल को फिर से पढ़ना शुरू किया, और समझ समझ के पढ़ा। आप यकीन मानिए, मैं 3 दिन रोया हूँ इस उपन्यास के लिए, और निर्मला की दिशा पर रोया हूँ, उसकी हालत पर, और तोताराम की हालत पर, साथ में मनसाराम जिस प्रकार से उनकी मौत हो जाती है, जिसमें सियाराम है, जियाराम है, ये सब किस तरह से उनकी हालत हो जाती है, रोया हूँ। फिर मैं जब वापस आया, कक्षाएं शुरू हुई, तो मैंने सर को कहा कि मैंने निर्मला उपन्यास को पढ़ा, उसका विषय ये है, और एक तरह से कहानी पूरी की मैंने उनको कहा। और मैंने ये भी कहा कि सर, इसमें मैंने एक चीज पाई है कि वो इसमें 2 कथाएं हैं। कहा कि कौन सी। मैंने कहा एक दहेज है और एक है अनमेल विवाह। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुमको मूल कथा किस में दिखती है। तो मैंने कहा मूल रूप से अगर हम देखें तो दहेज के कारण ही अनमेल विवाह जो है वो समस्या आई है सामने। लेकिन मुझे यहाँ पे 2 बातें करनी है, एक है मुख्य कथा और एक है प्रधान कथा। तो मुख्य कथा दहेज है और प्रधान कथा जो है इसमें अनमेल विवाह। तो उन्होंने आश्चर्य किया, कहा कैसे ऐसे बता दिया कि प्रधान और मुख्य ऐसे कुछ होता है। मैं पता नहीं सर, पढ़ते पढ़ते ऐसी मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो रुचि जो है यहीं से शुरू होती है साहित्य की प्रति हमारे छात्रों की। और ये पढ़ते पढ़ते जब वे निबंध पढ़ते हैं अगली कक्षा में, हिंदी की जो भारतीय जो थ्योरी है, काव्यशास्त्र है, वो पढ़ते हैं, तो वाकई रूप से जो है वो लड़के जो हैं इससे एक तरह से जुड़ जाते हैं हिंदी से, और एक तरह से इसके विस्तार को पा जाते हैं कि यार हिंदी जो है वो बहुत ही व्यापक, उसका अपना व्यापक साहित्य है, इसको पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा भाव विस्तार है। मैंने किसी कार्यक्रम में पढ़ा था कि हमारे अध्यापकों ने केवल हमारे बौद्धिक विस्तार ही नहीं किया, हमारा भाव जो है वो भी, उसको भी वह बहुत विस्तृत किया। तो साहित्य जो है उसका लगाव जो है ज्यादातर भाव से है, हमारे हृदय क्षेत्र से है, लेकिन वो हमारी बुद्धि को भी विस्तृत कर देता है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पे हमें सोचना चाहिए और हमारे समाज में लागू करना चाहिए, और देखना चाहिए कि हमारा समाज जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। आप लोगों के सामने मुझे इतना साहस नहीं होना चाहिए था इतनी बातें करने की, क्योंकि मुझे हिंदी से प्रेम था। हमने कभी हिंदी के एक मंच पे कहा था कि न चाहूं मांग दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, यही वर दो मुझे अल्लाह, रहूं भारत का दीवाना। तो मुझे भारत की सरकार की ओर से उस निबंध पर जिसके अंत में मैंने ये पंक्तियां लिखी थी, किसी हम हिंदी के कवि के पंक्तियां थी, ये मुझे याद नहीं कौन से थे कवि, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे थी ये पंक्तियां। तो मुझे एक पुरस्कार भी मिला था। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जोड़ के, साहित्य से जोड़ के। साहित्य जो है, पिछले 4 दिन पहले मैं एक अपने छात्र से मिला था,
उन्होंने कहा था, उसका शहर में एक दुकान है, तो उन्होंने कहा था कि सर अगर मेरा बेटा पढ़ेगा तो मैं उनको साहित्य ही पढ़ाऊंगा, भाषा एवं साहित्य संकाय के अलावा कुछ और नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ऐसा, इसकी कुछ खास बात? कहा कि ये जो है ये पक्षपात नहीं सिखाती, ये जो है हमें जो है एक तरह से एहसास दिलाती है, जितनी भी चीजें हैं हमें एक विशेष सीमा में रखती है, लेकिन साहित्य जो है वो हमें विस्तार सिखाता है, हमें दूसरों की जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी विचार हैं, उनके प्रति हमारा आदर और बढ़ाता है, हम उससे सीख जाते हैं, और ये हमें बताती है कि हम उससे कैसे सीखें, उनकी बातों को कैसे लें, और उनका अगर हमें जवाब भी देना है तो किस तरह से शालीनता से उनका उत्तर दे पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर मुझे इस आभासी दुनिया में जुड़ने के लिए। मेरे लिए तो यही ऐसी दुनिया है, हिंदी है, और मैं इससे जुड़ा हूं तो बहुत खुश हूँ। शायद इसीलिए अपनी बातों को भी नहीं वो कर रहा हूँ कि यार सीमित नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ से खत्म करूं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। हिंदी भाषा एवं साहित्य पर इतने सूचनापरक व ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण मलिक मोहम्मद जी का संपर्क हमसे टूट गया था। अब वे पुनः जुड़ गए हैं, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मलिक मोहम्मद जी। दिखाई नहीं दे रहे हैं नीरज जी वो। हो सकता है शायद अभी भी कुछ व्यवधान हो। मलिक मोहम्मद जी चाहें तो वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो से ही अपना वक्तव्य दे दें। वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं फिर से। अच्छा फिर से। अच्छा, आगे बढ़िए नीरज जी, आगे बढ़िए। ओके ओके मैम। अगले वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं चंपा वशिष्ठ मुनि जी को, जो दक्षिण अफ्रीका से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप 1993 से 2009 तक जुलू नटाल के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हिंदी अध्यापिका, 1995 से 2005 तक हिंदी शिक्षा संघ डरबन में व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। आपने हिंदी की सेवा हेतु वर्ष 2009 में जागृति हिंदी पाठशाला की स्थापना की तथा आज भी वहां शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई हैं। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके कई लेख व शोध प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें विश्व हिंदी पत्रिका, विश्व हिंदी समाचार तथा बाल सखा प्रमुख है। इनके अतिरिक्त 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मारिका में आपकी कई कहानियां व कविताएं प्रकाशित हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी के प्रचार प्रसार में आपके योगदान के लिए आपको हिंदी शिक्षा संघ द्वारा 1998 में विद्या रत्न तथा 2010 में सेवा रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है चंपा वशिष्ठ मुनि जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आप सभी को दक्षिण अफ्रीका से सादर प्रणाम। आप हमें इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिए हैं, उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज मैं प्रोफेसर उषा शुक्ला जी का परिचय एवं साहित्य के बारे में प्रकाश डालूंगी। प्रोफेसर जी दक्षिण अफ्रीका मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हुआ।
आप जारी रखिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। आज मैं प्रोफेसर उषा शुक्ला जी का परिचय एवं साहित्य के बारे में प्रकाश डालूंगी। प्रोफेसर जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के रहने वाली है। 2000 में हिंदी का प्रोफेसरशिप हासिल किया। वह क्वाज़ुलु नटाल के विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के शास्त्रीय साथ साथ वह हिंदी शिक्षा संघ के कार्यक्रमों का संयोजक थी। प्रोफेसर उषा जी के प्रकाशित लेख है प्रवासी हिंदी, दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियां, दक्षिण अफ्रीका में हिंदी का संघर्ष और हिंदी शिक्षा संघ दक्षिण अफ्रीका। प्रोफेसर जी ने हिंदी शिक्षा संघ द्वारा 1998 में विद्या रत्न का पुरस्कार प्राप्त किया। 2010 में सेवा रत्न और 1999 में दिल्ली भारत से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हिंदी के प्रचार के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। आज प्रोफेसर शुक्ला सेवानिवृत्त हो गई है, पर वह अभी तक धार्मिक कार्यों में भाग लेती है। प्रोफेसर उषा शुक्ला के साहित्य का शीर्षक है दक्षिण अफ्रीका में हिंदी की संघर्ष गाथा। तो इसको मैं संक्षेप में प्रस्तुत करूंगी। भारतीय मूल के शर्तबंद मजदूर सन 1834 से 1911 तक अंग्रेजी, डच और अन्य उपनिवेशों में जीविकोपार्जन के लिए गए। मॉरिशस, ट्रिनिडेड, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, गयाना और फिजी में ये गिरमिटिया बस गए। मातृभूमि को छोड़कर वे सुखी और समृद्ध जीवन की खोज में निकल पड़े। सन 1860 में ऐसे ही ये भारतीय गरीब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। ये मजदूर भोजपुरी भाषा बोलते थे। वे प्रायः अशिक्षित थे, फिर भी उन्हें अपनी भाषा पर गर्व था। वे अपनी धर्म तथा संस्कृति के संबंध में सचेत और प्रयत्नशील थे। संघर्षपूर्ण जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से मातृभूमि की मधुर स्मृतियां जीवंत हो जाती थी। यहाँ तुलसीदास रामायण सर्वोपरि था। पूरे दिन वे श्रम के बाद वे थके मारे खेतों से लौटकर रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों में शांति, साहस और धीरज पाते थे। उनके दुस्सह जीवन की झांकी हमारे देश के प्रसिद्ध स्वामी भवानी दयाल जी अपने ग्रंथ प्रवासी की आत्मकथा में लिखा है। उन्होंने कहा, कितने तो उस गुलामी के जीवन से उबकर नदी में डूब मरे, कितने फांसी की डोरी पर झूल पड़े और कितने विष पान कर अपमान से छुटकारा पा गए। प्रोफेसर उषा जी आगे लिखती है कि जब भी मनुष्य अपने प्राकृतिक वास से अलग हो जाता है तो उसका पहचान गहरा अर्थ रखने लगता है। यह पहचान अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, मूल्यों और धर्म से ही जुड़ी होती है। रामचरितमानस ने प्रवासियों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति की। धर्म ग्रंथ होने के कारण यह वह आध्यात्मिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत था। उनकी कथा और घटनाएं मनोरंजन का साधन बनी और रामचरितमानस हिंदी सीखने के लिए एक पाठ्य पुस्तक के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ, जिससे सैकड़ों लोग निरक्षरता से साक्षरता की ओर प्रवृत्त हुए। 20वीं सदी के प्रारंभ में दक्षिण अफ्रीका के भारतवंशियों ने स्वैच्छिक धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की। तब से इन संस्थाओं द्वारा बच्चों की हिंदी सीखने का अवसर मिलने लगा। सन 1947 में भारत से पंडित नरदेव वेदालंकर दक्षिण अफ्रीका आए। पंडित जी की शिक्षा दीक्षा गुजराती में थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने
वैदिक ज्ञान एवं संस्कृत में भी शिक्षा प्राप्त किए। 25 अप्रैल में पंडित जी ने हिंदी शिक्षा संघ की स्थापना की। तब से आज तक सहस्रों विद्यार्थी हिंदी शिक्षा संघ द्वारा हिंदी शिक्षण प्राप्त किए। सन 1961 से डरबन विश्वविद्यालय में हिंदी BA से लेकर MA PhD तक पढ़ाई जाती थी। सन 1977 से भारतीय भाषाएं सरकारी स्कूलों में प्रवेश हुए, तथापि इसके अध्यापन का मार्ग अपेक्षित रीति से प्रशस्त नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान में भी भारतीय भाषाओं के लिए सम्मान दिलाने की बात है, परंतु शिक्षा व्यवस्था जो रूप धारण कर रही है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय में किसी सार्थक हद तक प्रगति नहीं कर रही है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण है दक्षिण अफ्रीका के 11 आधिकारिक भाषाओं की स्वीकृति। हर एक प्रांत में अंग्रेजी और अफ्रीकांस भाषाओं के साथ एक अफ्रीकी भाषा पढ़ाई जा रही है। इससे भारतीय भाषाओं को उचित स्थान नहीं मिलेगी। अफसोस की बात यह है कि सन 1998 में वेस्टवर्ल्ड विश्वविद्यालय का भारतीय भाषा विभाग बंद कर दिया गया। इससे हिंदी के विकास में बाधा पड़ गई है। परिणामतः भाषा के इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं के उत्तरदायित्व और महत्व एक बार फिर से बढ़ गई है। एक और तथ्य है जो वर्षों से भारतीय लोगों में हिंदी के प्रति रुचि, स्नेह और लगाव जीवित रख रहा है, वह है हिंदी फिल्में। उन दिनों में जब दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच कोई राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध नहीं था, तब हिंदी फिल्में और गीत संगीत हमारे लिए भारत से संबंध सूत्र था। इसके साथ रेडियो भी जुड़ी हुई है। हमारे 2 रेडियो स्टेशन है। एक सरकारी रेडियो स्टेशन लोटस FM जो दक्षिण अफ्रीका में प्रयुक्त 5 भारतीय भाषाओं के गीत संगीत प्रसारित करता है, और दूसरी स्टेशन है हिंदवाणी जो हिंदी की प्रगति के लिए हिंदी शिक्षा संघ द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ विविध कार्यक्रमों में कम से कम 50% हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। इससे हिंदवाणी के श्रोताओं और संघ के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है। दक्षिण अफ्रीका के मिट्टी में हम पले हैं, इसलिए दक्षिण अफ्रीका हमारी मातृभूमि है, परंतु भारत हमेशा सांस्कृतिक मातृभूमि रहा और रहेगी। इसलिए यदि हमें अपने पहचान और अस्तित्व की परवाह है तो संसार में उपयोगी, सफल और सामान्य बनना है तो भारतेंदु जी के भाव स्मरणीय एवं अनुकरणीय है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिठे न उर को सोल। धन्यवाद। प्रोफेसर उषा शुक्ला जी के जीवन परिचय एवं उनकी साहित्यिक उपलब्धियों पर इतने प्रभावी वक्तव्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं इंद्रजीत कौर जी को, जो भारत से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप पिछले 25 वर्षों से गुरु नानक पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में आप निष्काम खालसा सेवा संस्थान की सचिव हैं। आपके द्वारा लिखित व प्रकाशित कहानी संग्रह ओला ड्राइवर प्रमुख है। आपको कविता तथा वक्तव्य लेखन के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपको प्राप्त पुरस्कारों में द न्यू इंडिया यूट्यूब चैनल द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी बानी पुरस्कार, अखिल भारतीय महिला साहित्य संघ सिलीगुड़ी द्वारा श्रेष्ठ कवयित्री पुरस्कार 2005 तथा कविता तथा कारवां द्वारा कहानी संग्रह ओला ड्राइवर के लिए साहित्य सृजन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है।
इंद्रजीत कौर जी। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के इस आभासी मंच को नमन करते हुए सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर रितु जी एवं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस मंच के साथ जुड़ने और विश्व स्तर पर हिंदी भाषा और साहित्य के लिए समर्पित महान विभूतियों का संग करने, उनके विचार सुनने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। उप महासचिव आदरणीय डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को सादर धन्यवाद। निदेशक डॉक्टर रामशंकर जी एवं पुस्तकालय अधिकारी के साथ साथ मंच संचालन की भूमिका में श्री नीरज कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके बिना इस कार्यक्रम की परिकल्पना अधूरी रह जाएगी। आदरणीय डॉक्टर BL आचा जी एवं भिन्न भिन्न देशों में हिंदी भाषा की सेवा करने वाले शिक्षकगण का सानिध्य प्राप्त होने पर स्वयं को भाग्यशाली समझ रही हूँ। मंच पर विद्यार्थियों ल्यूडमिला जी की उपस्थिति यह घोषित कर रही है कि भारत और भारत से बाहर हिंदी अपना परचम खूब लहरा रही है और इन विद्यार्थियों के रूप में हिंदी भाषा का भविष्य स्वर्णिम है। हम सब के लिए एक संतोष, प्रसन्नता और गौरव की बात है। अपना वक्तव्य रखने से पहले स्वरचित हिंदी भाषा के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। नदी सी अविरल बहने वाली हमारी भाषा है हिंदी, अनेकों रूप बदलने वाली हमारी आशा है यह हिंदी। बेशक बदला बाह्य आवरण, जन चेतना तो है ही हिंदी। क्यों कहें सब इसे बचाना, जीवंत सशक्त हमारी हिंदी। छाया में भारतेंदु पंत से कवियों की इठलाई खूब हमारी हिंदी। हो प्रसाद की संस्कृत निष्ठता या महादेवी की वेदन अनुभूति, हर रूप में छाई हिंदी। दिए प्रेमचंद जैसे कथा सम्राट, बहुत इतराई हमारी हिंदी। ना कोई कैपिटल ना स्मॉल, ना कोई कैपिटल ना स्मॉल, समता का पाठ पढ़ाती हिंदी। रूस हो या फिर हो अमेरिका, सबके दिल में छाई हिंदी। कितनी करूं बड़ाई इसकी, हमारा गौरव है भाषा हिंदी। हाँ, गौरव हमारी हिंदी। मेरा यह मानना है कि स्कूली शिक्षा में जो भी विषय पाठ पढ़ाए जाते हैं, उनका महत्व और आवश्यकता इन 3 बिंदुओं पर आधारित होती है। पहला, विद्यार्थी की रुचि और क्षमता। दूसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक महत्व एवं आवश्यकता। और तीसरा, प्रासंगिकता, कि वो विषय कितना प्रासंगिक है। यदि इन तीनों कसौटियों पर हिंदी भाषा और साहित्य को कसें तो हम पाएंगे कि हिंदी भाषा और साहित्य इन पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। क्या भाषा और साहित्य के बिना जीवन की परिकल्पना की जा सकती है? नहीं, क्योंकि भाषा संचार, विचार, संप्रेषण और मनोभावों को व्यक्त करने का माध्यम तो है ही, इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व भी है। एक अध्यापिका के तौर पर अपनी कक्षा में प्रवेश करने से पहले और विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के पाठ पढ़ाने, कविता में छिपे भावार्थ समझाने, उनसे परियोजना कार्य बनवाते समय हर पल इन 3 बिंदुओं को मस्तिष्क में रखा है। सबसे पहला प्रयास यही रहता है कि विद्यार्थी की रुचि जागृत की जाए। इसके लिए पाठ संबंधी अन्य तथ्य, उदाहरण और विद्यार्थियों द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान आदि का सहारा लेकर विषय के प्रति जिज्ञासा बढ़ाती हूँ। प्रयास रहता है कि उस पाठ से विद्यार्थी के शब्द ज्ञान, भाषा पर पकड़, उसकी संचार शक्ति, उसका आत्मविश्वास तो बढ़े ही, उसे जीवन मूल्यों से परिचित करवाते हुए उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को भावनात्मक और वैचारिक रूप से दृढ़ बना पाऊं। इसके लिए मैंने अपनी शिक्षण पद्धति में निरंतर बदलाव किए हैं,
जैसे कि कक्षा 11वीं का एक पाठ है आलो अंधारी। इस पाठ की जो लेखिका है बेबी हालदार, वो घरेलू सहायिका रही और उन्होंने इस पाठ में अपने कठिन जीवन के बारे में अपनी आत्म अभिव्यक्ति की है। उस पाठ पर आधारित परियोजना देते समय मैंने विद्यार्थियों को अपनी घरेलू सहायिका से शिक्षा के महत्व पर साक्षात्कार करने, उसका वीडियो बनाने, उनके जीवन में कठिनाइयों के विषय में जानकारी एकत्रित करने के पीछे मेरा ये उद्देश्य रहा है कि विद्यार्थी संवेदनशील जीवन की सच्चाइयों का सामना करने के साथ साथ साक्षात्कार विधा से परिचित हों, तकनीक का प्रयोग सीखें और कैमरे का सामना करते हुए अपने आत्मविश्वास और संचार शक्ति को, संप्रेषण शक्ति को वो बढ़ाए। शब्दों, वाक्यांशों और घटनाओं पर आधारित कविता, कहानी लिखवाने और उन्हें अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया से उनकी रचनात्मकता एवं कल्पना शक्ति विकसित करने का, उनका आत्मविश्वास विकसित करने का उद्देश्य हमेशा मेरे मस्तिष्क में रहा है। इस दौरान उनमें साहित्य पढ़ने की रुचि भी जागृत हुई है। हिंदी विभागाध्यक्ष होने के कारण और अपनी प्रधानाचार्य जी के निरंतर सहयोग के कारण भिन्न भिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ाने में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। वाद विवाद, काव्य गोष्ठियां, द्विभाषी अनुवाद, सुलेख लेखन, कहानियों का नाट्य रूपांतरण एवं मंचन, काव्य पाठ, काव्य आवृत्ति, भाषण, दोहा गायन, चित्र देखकर कहानी लेखन तथा व्याकरण के पाठ जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लोकोक्ति, मुहावरे आदि के मॉडल बनाकर उनकी प्रदर्शनी लगवाना, लेखकों कवियों की वेशभूषा को धारण करके उनकी रचनाओं का पाठ करवाना, ये सब मेरी शिक्षण पद्धति का प्रमुख अंग रहे हैं। ये सभी प्रयास तो है रुचि जगाने और सीखने के, परंतु यदि किसी विषय की प्रासंगिकता और महत्व हमको समझना हो तो वो है कि समय और परिस्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव लाएं और वो रोजगार परक भी हो। इसके लिए मैं यही कहूंगी कि हिंदी भाषा और साहित्य का इस कंप्यूटर युग में जितना प्रचार प्रसार हुआ है और उसका महत्व बढ़ा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ शायद। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि हम सब आज इस आभासी मंच पर पूरे विश्व से इस पटल पर जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैंने हिंदी में रोजगार की संभावनाएं, रचनात्मक लेखन कैसे करें आदि विषयों पर स्कूल में अपने शिक्षकों के साथ और विद्यार्थियों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की और यह भ्रम तोड़ा कि भाषा और साहित्य पढ़कर केवल टीचर या लेखक ही नहीं बन सकते, बल्कि सिनेमा जगत, मीडिया जगत, साहित्य जगत, पाठ पुस्तक लेखन, लेखाधिकारी, अनुवादक, राजदूत और ऐसे अन्य अनेक क्षेत्र बाहें पसारे खड़े हैं। मैंने 5 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्ति ले ली और अब मैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी में शैक्षणिक समन्वयक एवं भिन्न भिन्न विषयों पर कार्यशालाएं की सेवाएं देती हूँ। अपने शैक्षणिक अनुभवों का प्रयोग करके निरंतर भिन्न भिन्न विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित करती रहती हूँ। आज भी, आज के दिन शनिवार को नवीन सत्र के आरंभ होने से पहले इस वर्ष मैंने एक भाषा और मनोविज्ञान के साथ कक्षा व्यवस्था पर एक कार्यशाला आज मैंने की और जो हमारे नए जो शिक्षक थे उन्होंने इसमें बखूबी भाग लिया और स्वयं को लाभान्वित महसूस किया। मेरी यही आशा है कि ये जो नए अध्यापक हैं इस अनुभव को लेकर के जब अपनी कक्षा में प्रवेश करेंगे तो अपनी विद्यार्थियों को, उन विद्यार्थियों के साथ जो कि सुकोमल हृदय हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए उस विद्यालय में प्रवेश करने वाले हैं, नए सत्र में वो बहुत कुछ सीखने की आशा लेकर आ रहे हैं, तो वो उन अध्यापिकाओं से बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे। अंततः भाषा और साहित्य को मैंने अक्सर व्यक्तित्व निर्माण का जो
एक विषय माना है। मुझे लगता है कि भाषा व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक है और यह एक ऐसा सर्वोत्कृष्ट माध्यम है कि इसमें प्राप्त किया हुआ ज्ञान जब संपूर्ण समर्पण के साथ कहीं भी लगता है तो उसका जो फल होता है बहुत ही अच्छा होता है। मैं सेवा में जुटी थी और जुटी रहूंगी कि मैं हिंदी का जितना भी मैं सेवा कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का एक कार्य है और मैं अपने वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सस्नेह सुनने के लिए सबको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। छात्र छात्राओं में हिंदी के प्रति अभिरुचि पैदा करने के आपके इस सराहनीय कर्म के लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। अध्यक्षीय वक्तव्य से पहले हम 5 मिनट का परिचर्चा सत्र करेंगे। परिचर्चा सत्र के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को आमंत्रित करता हूं। मैं म्यूट हो आप। कृपया अनम्यूट कीजिए दीदी, आप म्यूट। क्षमा करें। परिचर्चा सत्र के प्रारंभ में मैं भारत से सिद्धस्थ पत्रकार श्री अतुल प्रताप सिंह चौहान जी को आमंत्रित करती हूं कि वे वक्ताओं को सुनने के बाद अपनी टिप्पणी हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। श्री अतुल प्रताप सिंह जी। जी नमस्कार। आपको नमस्कार। जो मेरे समकक्ष हैं उनको राम राम। डॉक्टर रामधारी जी को बहुत ही आभार और नीरज जी को बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैंने पूरा सत्र को सुना। मैं कानपुर, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर से हूँ और विगत 19 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। बहुत ही अच्छा लगा सभी विद्वानों को सुनने के बाद। खासतौर से अफगानिस्तान से जो फारूक साहब का वक्तव्य था, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि हिंदी अफगानिस्तान जैसे, जो कि अफगानिस्तान के बारे में एज ए पत्र लोग बहुत कुछ जानते हैं और वहाँ पर हिंदी का इतना अच्छा माहौल है कि फारूक साहब का ये हिंदी प्रेम था कि जो एक दर्द उन्होंने अपना जाहिर किया। भारत के साथ उस देश के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगा कि ये प्रेम कितना गहरा है उनका, वो दर्द उनका यहाँ पे झलका। और यही हिंदी की सबसे बड़ी विजय है, हिंदी के प्रसार का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अफगानिस्तान से फारूक साहब ने ये बताया। और अच्छी बात ये लगी, मनोरंजन, हिंदी फिल्में, उन्होंने जो बताया कि हिंदी फिल्मों की वजह से वहाँ पे छात्र छात्राएं हिंदी में बहुत रुचि रखते हैं। तो ये भी मालूम कि मनोरंजन की जो भाषा है, वो कोई भी मनोरंजन हो जिस भाषा में भी होता है, वो मनोरंजन उस भाषा को और सशक्त बनाता है। ये भी है कि बात आज मैंने इस पर नोट किया। आगे कभी अपनी रिपोर्टिंग में मैं इसका प्रयोग करूंगा। ये बहुत ही अच्छा हमको अहम मुद्दा लगा इसमें। दूसरा, जो अपने यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से चंपा जी ने कहा कि भारत उनकी सांस्कृतिक मातृभूमि है, ये भी जान करके बहुत अच्छा लगा कि उनके पूर्वज जब यहाँ से वहाँ गए और वो वहाँ बसी और आज भी उनके दिलों में भारत और भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा है। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा पहलू मुझे दिखा इस वक्तव्य में। तीसरा, जो मलिक साहब को हम लोग नहीं सुन पाए, उनसे भी बहुत प्रभावित हुआ कि वो हिंदी पढ़ने के लिए आगरा आए और आगरा में पढ़ाई के दौरान उन्होंने और आगे की पढ़ाई पढ़ने की जो उनके अंदर एक इच्छा, एक प्रेरणा जागृत हुई और उसके लिए फिर वो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ पहुंचे। मैं समझता हूँ तकनीकी कारण से अगर वो न छूटे होते तो उनसे और भी मुझे बहुत कुछ जानकारी थी। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी। और जो अभिरुचि है साहित्य के प्रति, तो सिलीगुड़ी से कौर जी ने जो कहा कि किसी भी विद्यार्थी के अंदर हिंदी भाषा या साहित्य के प्रति जो अभिरुचि है, वो तो विद्यार्थी जीवन से ही पैदा होती है और इसका सबसे बड़ा माध्यम शिक्षिका या शिक्षक का
पढ़ाने का माध्यम है, उनका शोध है कि वो कितना उसको आकर्षित करते हैं साहित्य के प्रति। वहाँ की कहानियों और काव्य पाठों के माध्यम से उसका विस्तारपूर्ण व्याख्यान करके, तो ये बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सार्थक पूरा परिचर्चा ये रहा इसमें। इसके लिए मैं डॉक्टर माधुरी राम धारी जी, जो कि महासचिव हैं, और उनका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है कि वो अपने पद की गरिमा को बनाए हुए हैं और उसको लेकर के विश्व स्तर पर पूरी तरीके से कार्यरत है, और उसी का परिणाम है कि आज मैं भी इससे जुड़ पड़ा। ये उनका व्यक्तिगत प्रयास है कि मैं, क्योंकि मेरा भी 8 बजे से बजे का न्यूज का समय होता है, मुझे पूरा कंसल्ट करना होता है, लेकिन क्योंकि उनका जो निवेदन था वो मैं ठुकरा नहीं सका और मुझे शामिल होना पड़ा। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये हिंदी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का पल है, गर्व का विषय है। जय हिंद, जय भारत। श्री अतुल प्रताप सिंह जी को दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार के रूप में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, और जैसे कि आपने उल्लेख किया तो यह समय पीक टाइम है आपके लिए, फिर भी आपने समय निकाला और सभी वक्ताओं को धैर्यपूर्वक आपने सुना और हर एक की प्रस्तुति पर आपने एकदम सटीक टिप्पणी की। इसके लिए आपको पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ। सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती उपासना उपाध्याय जी। उपासना जी से भी मैं निवेदन करती हूँ कि वे चंद शब्दों में अपने विचार हमारे सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, मुझे अवसर देने के लिए इस आभासीय मंच का, और सभी जो महानुभाव इस से जुड़े हुए हैं उनकी चर्चा सुनने का जो मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं तनुषा, जो छोटी सी बच्ची थी जिन्होंने कविता का पाठ किया, उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उन्होंने जो शब्दों का चयन किया बहुत अच्छे से किया, और अपने देश के, विदेश में होते हुए भी अपने देश के सम्मान के लिए जो कविता लिखी है उस के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सराहना करती हूँ कि आगे भी वो अपनी कविता लेखन का कार्य जारी रखे। और शिक्षिका होने के नाते मैं इंद्रजीत कौर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। उनके अनुभव से मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा भविष्य में, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। मैं भी सिंगापुर में 16-17 साल से हिंदी का अध्यापन कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी, और मुझे आपके अनुभव से निश्चित रूप से कुछ सीखने का मौका भविष्य में जरूर मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। मारूफ जी ने भी बहुत अच्छे विचार अपने व्यक्त किए। उन्होंने जो उनकी जो प्रॉब्लम बताई, मतलब जो समस्या बताई कि हिंदुस्तान से दूर होते हुए भी हिंदी से जो उनका लगाव है वो सराहनीय है। निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो हैं, जो हमसे दूर हैं, लेकिन फिर भी भाषा के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि अभी भी उनके दिल में हमारे देश के लिए प्रेम और भाषा के लिए सम्मान है। सुभारती जी हिंदी भाषी नहीं होते हुए भी उन्होंने अपने विचार हिंदी में व्यक्त किए, जो कि सराहनीय है। शब्दों का चयन जो किया और अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो भी उन्होंने सामग्री इकट्ठा की वो भी सराहनीय है। शब्दों का चयन भी सराहनीय है, और जो वक्तव्य जो उन्होंने दिए वो भी सराहनीय रहे उनके, वो जो सुने हैं मैंने। चंपा जी को भी मैंने सुना दक्षिण अफ्रीका में। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कम आपके पास सुविधा होने के बावजूद भी दक्षिण अफ्रीका में हिंदी का इतना प्रचार प्रसार नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने इतने उच्च स्तर पर कार्य किया। उसके लिए भी मैं उनकी प्रशंसा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उपासना जी। आपने सभी वक्ताओं को सुनने के बाद अपने विचार हमारे सामने रखे और सब के लिए आपके पास प्रशंसा के शब्द हैं, प्रोत्साहन के शब्द हैं। आपके प्रोत्साहन से मुझे विश्वास है कि जो छात्र प्रतिभागी हैं वे हिंदी साहित्य के अध्ययन को जारी रखेंगे और हिंदी शिक्षक भी अपने कार्य को बखूबी पूरा करते रहेंगे। परिचर्चा सत्र का समय यहाँ पर पूरा हो रहा है, इसीलिए मैं नीरज कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे अध्यक्ष महोदय जी को सादर आमंत्रित करें अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। परिचर्चा सत्र में भाग लेने अभी 12 बज रहे हैं, पर फिर भी मैंने अभी आपका ये आभासी मंच ज्वाइन किया हुआ है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना जी। यह आपकी लगन है कि सिंगापुर में आधी रात हो चुकी है, फिर भी आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। हम आपके प्रति बहुत ही आभारी हैं। बहुत धन्यवाद। परिचर्चा सत्र में भाग लेने के लिए सभी आदरणीय विद्वत जनों का हार्दिक धन्यवाद। परिचर्चा सत्र के बाद अब हम बढ़ते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर प्रकाश डालने हेतु अध्यक्षीय भाषण के लिए अब हम आमंत्रित करते हैं वीएल आच्छा जी को, जो भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। आप वरिष्ठ साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक हैं। आपने अनेक पुस्तकों का प्रकाशन एवं संपादन किया है। आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास सृजनात्मक भाषा और आलोचना, जल टूटता हुआ की पहचान, आस्था के बैंगन, पिताजी का डैडी संस्करण, सृजन का अंतरपाठ तथा आपके द्वारा संपादित पुस्तकों में सृजन संवाद, लघु कथा विशेषांक, हिंदी की कालजयी लघु कथाएं, पड़ाव और पड़ताल आदि प्रमुख हैं। आपके इस सृजन धर्मी कर्म के लिए आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपको प्राप्त पुरस्कारों में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा डॉक्टर देवराज उपाध्याय आलोचना पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा पंडित नंद दुलारे वाजपेयी आलोचना पुरस्कार, मध्य प्रदेश लेखक संघ भोपाल द्वारा डॉक्टर संतोष तिवारी समीक्षा सम्मान, क्षितिज साहित्य संस्था इंदौर द्वारा लघु कथा समालोचना सम्मान तथा श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा प्राप्त शताब्दी सम्मान प्रमुख हैं। अध्यक्षीय भाषण के लिए आपका स्वागत है महोदय। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का अभिवादन। मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही होगी। आवाज ठीक से आ रही है? जी जी सर जी। नीरज जी, आपका संचालन और माधुरी जी का माधुर्य, ये दोनों मिलकर के कार्यक्रम को बहुत सुंदर बना देते हैं। केवल आभासी नहीं रहते, बल्कि मिला देते हैं। और इतनी दूर से वाणी के माध्यम से ही, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से ही ये मिलना और अपने हृदय की भावना को व्यक्त करना अपने आप में बड़ी बात होती है। मुझे रॉबिन्सन क्रूसो की वो पुस्तक याद आती है, जब वो जहाज भटक करके किसी निर्जन द्वीप पर पहुंच गया था। उनके पास खाने को ज्यादा बचा नहीं था, पर कुछ बीज थे। तो उस बीज को लेकर के उन्होंने खेत में डाल दिए। थोड़े दिनों बाद वो उग करके आए और धीमे धीमे उस निर्जन द्वीप में अपना गुजारा करने लायक बना लिया। आज जिनको सुना है, चाहे दक्षिण अफ्रीका से हो, अफगानिस्तान से हो, भारत से हो, सिंगापुर से हो या अन्य देशों से, ये सब उसी तरह के बीज हैं जो उन देशों में हिंदी का संसार बसा रहे हैं। और ये हिंदी का संसार ही नहीं बसता,
बल्कि इसके माध्यम से हमारे बाजार के संबंध, हमारे सांस्कृतिक संबंध, हमारे हृदय के उद्गार जो हमारे सृजन में आते हैं वे कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। इसीलिए इस आभासी तकनीक दुनिया का धन्यवाद मानना चाहिए कि इस इंटरनेट के प्रयोगता के माध्यम से आपने हिंदी संसार को नहीं जोड़ा, बल्कि हिंदी की जो विश्वात्मा की पुकार है उसको जोड़ा है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, थोड़ा कठिन है, लेकिन जिसे आप रस कहते हैं, करुणा उत्पन्न होती है, भय उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, ये सारे के सारे मनोभाव जो हमारे साहित्य में होते हैं, उनकी चर्चा भरत के नाट्यशास्त्र से पहले की है, और ये केवल भारतीयों के लिए नहीं है, ये वैश्विक है। इसीलिए तो एबी कीथ और इनने नाटक पढ़े थे संस्कृत के, तो वो नाचने लग गए। जब तीसरी बार उनको समझ में आया तो नाचने लग गए। क्यों? क्योंकि भाषा ही नहीं बल्कि हृदय के भाव जब भाषा के माध्यम से समझ में आते हैं तो विश्वात्मा बन जाते हैं, किसी एक देश के नहीं रह जाते। अब यहाँ जो वक्ताओं ने बातें कही है वो उनका उल्लेख करना जरूरी है। तनुषा ने जिस कविता को बड़ी स्पष्टता के साथ पढ़ा और उनकी गुरु के कविता को ही पढ़ करके जो एक अनुराग होता है अपने गुरु के प्रति वो प्रकट किया, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये दक्षिण अफ्रीका से बोल रही हैं। लगा कि सचमुच में ये भारत के ही किसी प्रदेश की, बल्कि केंद्रीय हिंदी प्रदेशों की एक वाणी है, वो कहीं कहीं मौजूद है। और फिर आप देखिए, आपके इन प्रोग्राम्स के माध्यम से हम किस प्रकार से जुड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है और आजादी के साथ तक जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी से लेकर के, और व्यापार भी जुड़ा हुआ है। फिर आप देखिए कैरेबियन कंट्रीज तो एक तरह से भारत ही है, उसी का एक प्रसार है। और जब कभी मैं रामदेव धुरंधर जी को या हीरामन जी को सुनता हूँ, हीरामन जी से तो मुलाकात भी हुई है, तो तुलसी चौरा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वाद्य, ये सब याद आ जाते हैं। तो लगता है कि ये जो कैरेबियन सागर के पास जो कैरेबियन देश है, कैसा इंद्रधनुष खिला हुआ है। मुझे याद आ रहा है, कवि प्रदीप को आप जानते हैं, ए मेरे वतन के लोगों, मेरा ख्याल है उसने आप सभी जानते हैं। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही, बोले मुझे ट्रिनिडाद, गुयाना, मॉरिशस और फिजी, इन देशों के लोग आते हैं, प्रदीप जी हमारे गीत लिख दीजिए, जो भजन होते हैं भक्ति के होते हैं लिख दीजिए। मेरा ख्याल है भारत का जो भक्ति का भूगोल है वो ठेठ मॉरिशस, ट्रिनिडाद, कैरेबियन सागर के देश और अब तो अमेरिका और अन्य अन्य देशों में उसी प्रकार से है। ये भक्ति का अर्थ ही है कि हम कैसे अपने मन के भावों से वैश्विक होकर के और अपनी भाषा के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से जुड़ते हैं। तो ये मुझे तनुषा ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। फिर आप देखिए दक्षिण अफ्रीका से के जो वक्तव्य पढ़ा वो भी अपने आप में बड़ा अनूठा है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन उषा शुक्ल जी के बारे में जो कहा गया है वो सचमुच में बड़ा प्रशंसनीय है। कितना काम किया है और उस काम के लिए, और उसकी व्यथा भी है कि ठीक है वह दक्षिण भारत में 2 ही भाषाएं मतलब है, तो उस तरह का, लेकिन फिर भी जो दूसरी हिमवाणी और अन्य संस्थाएं हैं उनके माध्यम से कैसे धर्म, संस्कृति, भाषा, इनके माध्यम से अपने को जोड़ रखा है। तो ये बहुत बड़ा काम उनके माध्यम से किया है। और अगर ऐसे बीज होते हैं किसी भी देश में तो वो कहीं न कहीं उग करके उस देश की संस्कृति को भी संपन्न बनाते हैं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको भी संपन्न बनाते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं बनी है, भाषा ये भूगोल में आबद्ध नहीं रही है, ये तो वैश्विकता का प्रसार है। फिर आप देखिए सुभारती नंदी जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप भाषाओं का विरोध करना की बजाय जितना मल्टीलिंगुअल हो सकते हैं, ताकि बातचीत के तो संबंध हो जाए। हम किसी प्रदेश में जाएं तो कम से कम ये कि हम रास्ते पहचान जाएं, साधारण चीजों को जान जाएं, खान पीन को ठीक से देख लें। और आज मैं
चेन्नई में रहता हूँ 10 साल से। मुझे अभी तमिल आती नहीं है, लेकिन यहाँ का इतिहास भी वही है जो माधुरी जी करवा रही है। इतिहास ये कि महात्मा गांधी 1918 में घोषणा की थी कि मैं दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए 4 केंद्रों पर सभाएं बनाऊंगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से ये 4 केंद्र जो दक्षिण भारत में है, हैदराबाद में है, यहाँ है, धारवाड़ में है और एर्नाकुलम में है, करीब करीब 1 लाख विद्यार्थी हिंदी की परीक्षाएं देते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा उपक्रम, जो 100 साल हो चुके हैं और 100 साल में कितना हिंदी का प्रसार इन दक्षिण भारत के हुआ है। और केवल दक्षिण भारत में हुआ नहीं है, बल्कि तमिल का, तेलुगु का, मलयालम का ये जो साहित्य है उसके अनुवाद के उपक्रम भी बराबर चल रहे हैं। तो इस तरह से हम भाषाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ते हैं। मैं सचमुच में उनके वक्तव्य से बड़ा अच्छा लगा। इंद्रजीत कौर जी ने बड़ा अच्छा बताया जयेंद्र कुमार के कहानियों को लेकर के, उनके पाठ को लेकर के, और उनका जो पाठ है जिसमें वो चूर्ण बेचने वाला होता है उसी में संतुष्ट होकर चला जाता है। आज बाजारवाद की जितनी घातक स्थितियां हो रही है, चाहे वो अमेरिका से शुरू हुई है, पूरे विश्व में जैसे समंदर में लहरें उठती है, वैसे बाजार युद्ध भी या बाजार में जो लहरें उठती वो कहीं कहीं है। तो उसका बड़ा अच्छा जिक्र किया और उनका मानना था कि केवल भौतिक संसाधनों से जिया नहीं जा सकता। भौतिक साधन के अलावा हमारे जो सांस्कृतिक और हृदय के जो संबंध होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, और इसीलिए हम बाजार से ये सीखें कि किस प्रकार से मनुष्यों के उपकार के लिए, मनुष्यों को जोड़ने के लिए, मनुष्यों के कष्टों में भागीदार, सहभागी बनने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। फिर मारूफ साहब ने तो कमाल कर दिया। हिंदी उपन्यास और इन सब को लेकर के, निर्मला को लेकर के जितनी बातें कही है, और ये भी कहा है कि स्त्री का सशक्तिकरण जरूरी है। और मैं भी आपसे कहना चाहूंगा मारूफ साहब, प्रेमचंद की जितनी महिलाएं हैं उपन्यासों के पात्र की, वो शुरू में कमजोर आती हैं लेकिन अंत में बड़ी शक्तिशाली हो जाती हैं। वो चाहे गबन की जालपा हो, और चाहे गोदान में हो, और चाहे निर्मला में हो, और चाहे अन्य उपन्यासों में। तो ये प्रेमचंद की ताकत थी। इसकी वजह से प्रेमचंद ने जो एक तिलस्मी दुनिया से या जादुई दुनिया से निकल करके, इंद्रधनुषी दुनिया से निकल करके वो जो बदलाव लाया, 30 लाख हिंदी के पाठक बने प्रेमचंद के उपन्यासों की वजह से। ये अलग बात है कि गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री ने भी चंद्रकांता संतति के माध्यम से बहुत पाठकों को जोड़ा, और जो हिंदी के पाठक नहीं थे उनको हिंदी पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये हिंदी की ताकत थी। पर आज का हिंदी साहित्य बहुत सारा विस्तार पा रहा है, और विस्तार को देखें तो आज हिंदी के प्रवासी साहित्य को लेकर के जितना काम नूतन पांडे, दीपक पांडे, इन लोगों ने तो किया ही है, लेकिन मैं देखता हूँ न्यूयॉर्क में मैडम सुधा ढींगरा, टोरंटो में धर्म महेंद्र पाल जैन और हंसादीप, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में तेजन शर्मा, और ये एक नहीं कितने ही लोग हैं जो इस प्रकार से हिंदी का ही प्रसार नहीं करे, क्योंकि हिंदी जहां जाती है संस्कृति भी साथ में जाती है, और हिंदी की संस्कृति सबको जोड़ने की संस्कृति है, मेल मिलाप की संस्कृति है। इसलिए हिंदी के सृजन के मूल में जो हृदय का तत्व है, योजक तत्व है, उसकी पहचान बहुत जरूरी है। यहाँ बीच में बात आई थी कि मैं उनकी कविता को पढ़कर, उनको पढ़ करके आंसू आ गए। मित्रों, ये आंसू जोड़ने वाले होते हैं। बॉडी लैंग्वेज जितना काम करती है, आंसू जितना काम करते हैं, उतना शायद और कोई काम नहीं करता। इसीलिए हम हृदय के भावों को आंसू से पहचानते हैं, और आंसू जब भाषा में व्यक्त होते हैं तो आप जानते हैं प्रसाद की कविता बन जाते हैं या हमारी कविता बन जाते हैं। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही। फिर आप देखिए चंपा वशिष्ठ मुनि जी ने बड़ी अच्छी बातें कही दक्षिण अफ्रीका को लेकर के, और डरबन शहर इनको लेकर के, और ये भी कहा, असल में मैं कई बार कहता हूं कि 2 चीजें यदि हमारे साथ आ जाएं तो हिंदी ही नहीं, हमारी संस्कृति और भाषा का भी विकास होगा। जैसे उदाहरण देता हूं, मैं 1970 की बात करता हूं, जब तमिलनाडु में हिंदी नहीं पढ़ी जाती थी, लगभग नहीं पढ़ी जाती थी।
पर ये यहाँ के लोग दिल्ली में जब मिले तो आराधना फिल्म के गाने खूब गाते थे। और आज भी देख लीजिए, दक्षिण भारत का हिंदी का संगीत हिंदी फिल्मों के लिए काम करता है। इसका मतलब हुआ कि फिल्में अगर हैं तो रूस को भी जोड़ेगी कि आज मेरा जूता है जापानी, आप गाने सुने आपने। और अभी जो कह रहे हैं कि सिंगापुर में आधी रात हो गई है तो आधा है चंद्रमा रात आधी, कितने हृदय के भाव गाए गए हैं हिंदी के माध्यम से, और इसमें हिंदी और उर्दू का भी शामिल है। तो मेरा ये तात्पर्य था कि हिंदी फिल्मों का भी उसी तरह से योगदान है। लेकिन थोड़ी देर बाद बात करूंगा कैसे इस तकनीक जो वीडियो आकी आई है वो कैसे हिंदी शिक्षण में सहायक हो सकती है। तो मैं उनको भी, इंद्रजीत कौर मैडम ने हमारे लिए बहुत अच्छी बातें कही है, किस प्रकार से हिंदी के विकास के लिए वो जो बच्चों के साथ प्रायोगिक संसार रचाती हैं, ये नए टूल्स जो उनके साथ हैं वो कितने कारगर हैं। और उस टूल्स को अगर आप देखें तो उनमें कवि दरबार जो पहले कभी हुआ करता था, उन्हीं की वेशभूषा, मैथिली शरण गुप्त की वेशभूषा को सुना करके और उनकी कविताओं को पढ़ाना, तो लगता था कि मैथिली शरण गुप्त ही बोल रहे हैं और उनकी टोन मतलब आ जाती थी। तो आप देखिए हिंदी के प्रसार के लिए तब से लेकर के अब तक किस किस प्रकार से ये सब किया जा रहा है, तो ये उन्होंने बात की। अंत में मैं अतुल प्रताप सिंह जी से, उपासना उपाध्याय जी से, और इनने भी माधुरी जी ने भी अपनी बात कही। आप देखिए जितने वक्ता छात्र थे, जितने वक्ता शिक्षक थे, और जितने ये पत्रकार इत्यादि महानुभाव साथ में थे, तो देखिए छात्र भी जुड़ा हुआ है, शिक्षक भी जुड़ा हुआ है, और हमारा समाज भी जुड़ा हुआ है। तो ये आज के इस एपिसोड में, आज की इस कड़ी में कहीं न कहीं हमारा पूरा समाज जुड़ा हुआ है। अब थोड़ी सी बात हिंदी के प्रसार और हिंदी में अभिरुचि जगाने के लिए जरूर 5-7 बातें कहना चाहूंगा। मित्रों, सबसे पहले तो पाठ्यक्रम में जो हम चयन करते हैं, ये चयन इतने आसान होने चाहिए, खासतौर से जो विदेश में विद्यार्थी हैं उनके लिए। और कभी-कभी मैं जब उनके पुरानी कथाएं जो अब थोड़ी पुरानी हो चुकी है, हिंदी में बिल्कुल नया सिलेबस भी काफी आया है, लेकिन जब भी उसने कहा था इस कहानी को बच्चों को सुनाता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं। वो एक तरुणाई की अवस्था में लड़का पूछता है, सरदार लड़का पूछता है एक छोटी लड़की से, सरदारनी से, तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई का मतलब सगाई। और आप देखिए पूरी कहानी में जिस प्रकार की नाटकीयता है और जिस प्रकार का प्रेम है और जिस प्रकार का त्याग है वो किस प्रकार से आता है। अब सुदर्शन की हार की जीत जब पढ़ते थे उस जमाने में, अब तो बदलाव आएगा, हम यथार्थ परक होते जा रहे हैं, लेकिन खड़क सिंह ने जिसका घोड़ा चुराया गया था, तो ये कहते हैं कि ये बात किससे कहना मत, वरना लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि गरीब बन करके ही उसने घोड़ा चुराया था। देखिए संवाद कैसे काम करता है, कथानक कैसे काम करता है, ड्रामेटाइजेशन कैसे काम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। और शिक्षक उसी प्रकार की बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर छात्रों में तीर फेंकता है तो ये सीधे सीधे उसके हृदय में धंसते हैं। इसीलिए अध्यापक का जो कर्म है वो केवल भाषा जानना नहीं है, बल्कि छात्रों के भीतर उस संवेदना को जगाना है। और तब कहते हैं, बिहारी का एक दोहा मुझे बड़ा याद आता है, एक विरहिणी है और एक विरही है, आप जानते दोनों मिल नहीं पा रहे बहुत दिनों से, तो अपना संदेश भेजना चाहती है। अब संदेश भेजना, उसे लिखना नहीं आता, तो अगर उसकी समस्या ये, कागज पर लिखतन बनत, कागज पर लिखते हुए बनता नहीं है, क्योंकि आंसू टपकते हैं तो वो जो अक्षर है वो भीग जाते हैं। और दूसरी बात वो कहती है, कहत संदेश लजात, अगर मैं संदेश देना चाहूं किसी राहगीर को, तो आप जानते हैं पति पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका के बीच में संदेश किसी तीसरे आदमी के माध्यम से तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। वो क्या कहती राहगीर से कि तुम जा रहे हो तो जाकर कहना कि जो कहिए सब तेरे ही मेरे ही की बात, कह देना कि जो कुछ तुम्हारे दिल में है वो मेरे हृदय की बात है। देखिए कितना
हृदय का प्रोजेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी में, जैसे अपन कहते हैं कि आजकल हृदय का प्रत्यारोपण कर देते हैं। आप जानते हैं भाषाएं और साहित्य तो वो है जो अपने श्रोताओं में, अपने प्रशंसकों में, अपने पाठकों में हृदय का प्रत्यारोपण कर देते हैं। तभी तो आंसू आते हैं, तभी तो संवेदनाएं जागृत होती है, तभी तो लोग अलग अलग भाषाओं के मिलते हैं, अलग अलग देशों के लोग मिल जाते हैं। तो मेरा यही तात्पर्य था कि ये चयन अगर ठीक से हो और हर देश के लिए अलग-अलग होगा। इसलिए कि दक्षिण अफ्रीका के लोग सीख रहे हैं। मॉरिशस के लोग या फिजी के लोग फिर भी पुराने हैं तो वो जानते हैं। लेकिन अमेरिका में आप देखिए तो थोड़ा-सा अलग प्रकार का होगा और अब तो अमेरिका, इंग्लैंड में हिंदी के स्कूल कितना काम कर रहे हैं। तो मेरा तात्पर्य था कि हिंदी के प्रसार के लिए जितना आज काम हो रहा है, तो हिंद महासागर की लहरें कहीं न कहीं अटलांटिक से मिल रही हैं और कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया तक मिल रही हैं और हिंदी संसार का, हिंदी सृजन का विस्तार हो रहा है। एक बात और, हिंदी ने जितनी तकनीक को इन दिनों में 15-20 सालों में अपनाया है और खासतौर से कोरोना काल में हिंदी के इंटरनेट ने इतनी काम किया है और अब तो सारे पीडीएफ पुस्तकें वगैरह ये सब इसके माध्यम से आ रही है। तो मेरा ये कहना कि अगर हम नाटक भूलते जा रहे हैं तो छात्रों को वीडियो के माध्यम से यदि अच्छे अभिनय के साथ इन नाटकों को, एकांकियों को, संवादों को परोसा जाए तो विद्यार्थी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मैं कभी-कभी चित्रा मुद्गल जी के या सुकेश जी के वीडियो को देखता हूँ। बहुत सारे को लोग वीडियो बने हैं, उनमें कितनी संप्रेषणीयता है, क्योंकि एक तो ये तकनीक का माध्यम हुआ और दूसरा बॉडी लैंग्वेज के साथ भावनाओं की भाषा और अच्छे अभिनेता के माध्यम से। तो हम जैसे फिल्मों के माध्यम से जुड़ते हैं, वीडियो के माध्यम से भी जाते हैं। बहुत सारी बातें की, मेरा ख्याल है काफी समय हो गया है और कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि हम अच्छे लोगों के साथ पाठ्यक्रमों की संरचना करें, योजना पूर्वक जनप्रिय लोगों के वक्तव्यों के साथ जुड़े, अच्छी कहानियों के साथ जुड़े, तो कहीं न कहीं हमारा विकास होगा। मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। माधुरी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ मधुर शब्द का मतलब ही है माधुर्य और हम सब इसी माधुर्य को पैदा करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से इस माधुर्य में ही नीरज कुमार जी खिलते हैं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। नीरज का मतलब कमल, खिलते हैं। और ये सब जो दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से आए हुए महानुभाव हैं, जिस तरह की हिंदी बोल रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि ये तो भारत में रह करके ही हिंदी बोल रहे हैं, अंतर नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद महोदय। इस आभासी कार्यक्रम में भाग ले रहे शिक्षकों तथा छात्र प्रतिभागियों की प्रस्तुति पर आपने इतनी सुंदर टिप्पणी दी, उनका मनोबल बढ़ाया और छात्रों में साहित्य के प्रति अभिरुचि पैदा करने के आपके सुझावों पर प्रकाश डाला। इस हेतु आपको कोटि-कोटि आभार महोदय। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अब मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड की अध्यक्षा तथा हिंदी परिषद नीदरलैंड की संयोजिका डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आपका स्वागत है मैम। आदरणीय नीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार इस सम्मान से मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि इस मंच पर पहले ही हिंदी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारे आज के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत विस्तृत समीक्षा पर अपने वक्तव्य में बताया हिंदी के बारे में और अफ्रीका के बारे में बताया, अफ्रीका में हिंदी कैसे चल रही है। हमारे सूरीनाम में भी हिंदी का उतना ही विस्तार हो रहा है और बहुत कम लोग जानते हैं कि सूरीनाम के गिरमिटिया जो हैं वो नीदरलैंड में रहते हैं। इसलिए क्योंकि मैं सूरीनाम की बहू हूँ, भारत की बेटी हूँ और नीदरलैंड की निवासी हूँ, तो तीनों देशों में जो हिंदी की स्थितियां हैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और आज की जो सबसे विशेष बात रही वो ये, वैसे तो हर बार ही रहती है कि यहाँ पर सभी अहिंदी भाषी थे
और उनमें सब चीज जो एक चीज सब में कॉमन थी या सबके लिए महत्वपूर्ण थी, वो था हिंदी प्रेम, और उसके साथ था भारत के प्रति प्रेम। हमारी छोटी सी बिटिया तनुषा ने जो कविता सुनाई, उस कविता को सुनकर सचमुच मुझे मेरे आजा आजी जो 151 साल पहले भारत से सूरीनाम गए, उनकी वेदना, उनके कष्ट, वो सब दोबारा से याद आ गए। उसके बाद उनकी जो अध्यापिका थी चंपा वशिष्ठ मुनि जी, उन्होंने हिंदी की जो वेदना बताई कि हिंदी किस स्थिति में है, और हम लोगों ने, प्रवासी भारतीयों ने, गिरमिटिया लोगों ने हिंदी को किस तरह से पकड़ कर रखा, और आज तक हम उस संस्कृति को अपने साथ पीढ़ी दर पीढ़ी एक धरोहर के रूप में दे रहे हैं, चलते आ रहे हैं, कि जब हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय माधुरी रामधारी सिंह जी का, जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा मंच तैयार किया है जहाँ पर हम कहीं भी हैं, हिंदी के प्रेमी जहाँ जहाँ इकट्ठे हैं, वो चुन चुन के लोगों को वहां से ला रही हैं और ये पटल दे रही हैं, एक वैश्विक पटल दे रही हैं, जिससे हम अपनी हिंदी की अभिव्यक्ति हिंदी में कर सकते हैं। और हमारे आज के मित्र जो अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़े, गुरफानुल्लाह खां, वालेकुम अस्सलाम, शुमा चितोरी, तो थोड़ी बहुत पारसी मुझे आती है। सोचिए क्यों आती है, क्योंकि कहीं तो एक रिश्ता था हमारा अफगानिस्तान से, कहीं तो हम उनके दिल में और हमारे दिल में बसते थे, इसलिए थोड़ी फारसी भी मैंने सीखी। और इसके पीछे भी यही उद्देश्य था कि हमारे जो अपने छूट गए, जो चाहे पाकिस्तान में रहे, अफगानिस्तान में रहे, अफ्रीका में रहे, सिंगापुर में रहे, कहीं भी रहे विश्व में, उनको हम जोड़ सके। जैसे कि हमारे आज के अध्यक्ष महोदय ने भी बताया, हिंदी हमारी अभिव्यक्ति की भाषा है। उसके बाद हम मलिक जी को नहीं सुन पाए, किन्हीं कारणों से। मैं समझ सकती हूँ कि अफगानिस्तान की इस समय भी क्या अर्थव्यवस्था चल रही है, कितना मुश्किल समय वहाँ चल रहा है। उस मुश्किल समय में भी देखिए हिंदी प्रेम अभी भी जीवित है, तो ये बहुत अच्छा रहा। और हमारी आदरणीय इंद्रजीत कौर मैडम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने नई नई तकनीकों, आविष्कारों के द्वारा बच्चों में हिंदी पढ़ने की लालसा एक जगाई। क्योंकि मुझे मालूम है अहिंदी भाषी क्षेत्र बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। मैं जब यहाँ डच या सूरीनाम के बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ तो मुझे वो शब्द ढूंढने पड़ते हैं, शब्दावली इकट्ठी करनी पड़ती है, तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से ये रहा। तो आपका बहुत बहुत आभार। और आपके जो शिष्य यहाँ पर आए हमारे बीच में, सुभारती नंदी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने वक्तव्य से न सिर्फ हिंदी साहित्य बल्कि आज की युवा पीढ़ी को जागृत करते हुए बताया कि हिंदी सिर्फ एक पढ़ाई का माध्यम नहीं है, हिंदी रोजगार का माध्यम भी है। आप जिस पद पर आज कार्यरत हैं वो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है एक, कि आप हिंदी पढ़ के उच्च से उच्च पद ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ अंग्रेजी ही आपको अब उच्च पद नहीं दिलाती है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि मेरी जो प्रथम से लेके पीएचडी तक की जो मेरी शिक्षा हुई है वो हिंदी माध्यम से हुई है। तो मुझे कहीं भी गुरेज नहीं होता ये कहने में कि मैं हिंदी भाषी हूँ या हिंदी वाली हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और पुनः आभार व्यक्त करती हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने इतने अच्छे सूचना परक वक्तव्य से हम लोगों को नई राह दिखाई। आपका बहुत बहुत आभार। पुनः आभार हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी सिंह जी का, पुनः आभार। और मैं फिर से कहूंगी, एक देश नहीं, एक राज्य नहीं, पूरा विश्व हमारा आभारी है। हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी के पुजारी हैं। गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड की अध्यक्षा डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी को इस प्रेरणास्पद आभार ज्ञापन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम
इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि। जी रितु जी बहुत बढ़िया आभार प्रदर्शन। आच्छा जी को भी शुभ रात्रि। नमस्कार जी। बहुत हाँ, बहुत कर्णावत जी आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, बहुत पूरा कार्यक्रम और माधुरी जी का ये प्रयास बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि ये जी, छात्रों को धन्यवाद अवसर, सर। छात्रों को अवसर नहीं। और ये मारूफ साहब आपके शिष्य से अभी आगरा में मिला मैं जी, अरे मलिक वाह। मोहम्मद से। जी जी